हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड के जो पॉलिनोमियल है उसके लगभग सारे के हम लोग चैप्टर के एज वेल एज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी ओवर कर ली है। और अब आज से आपकी इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इतना समझो, ये मत कहना अरे सर अभी तो कहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर आप भूल गए क्या? नाम भूला नहीं हूँ, आपको उसकी मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर से आप लोग कहीं ना कहीं अब तक फैमिलियर हो गए हो। क्यों? लीनियर है क्या भाई? लीनियर पॉलिनोमियल पढ़कर तो आए अभी। वही लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता था वही लीनियर इक्वेशन, उसी को ग्राफ वही इक्वेशन है। ठीक है, और जो आपकी ग्राफ मतलब उस फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती थी आपके एक क्या नाम है कोऑर्डिनेट्स पर, जो ऐसी लाइन या ऐसी लाइन कोई भी एक सिंगल लाइन बनती थी, दैट इज़ द लीनियर ग्राफ, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन का जोड़ा। भाई यहाँ पर अब जो ग्राफ बनेगा, जैसे यही दो लाइन्स ले लो, एक लाइन ये एक लाइन ये, तो ये पेयर हो गई। बात समझ में आ रही है? अब ये पेयर कितने प्रकार की हो सकती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दे कैन बी? कितने इनके सिस्टम्स यहाँ पर हो सकते हैं? ये कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे हम यहाँ पर, वो अभी ध्यान देंगे। साथ ही साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज द डिफरेंट थिंग विच यू डू नॉट नो टिल नाउ। अब तक आप ये टू वेरिएबल जो है इसके बारे में आप नहीं जान रहे हो ज़्यादा। भाई अब तक आपने क्या पढ़ा? 2x + 3y = 5, कुछ सॉरी 2x + 3y कहाँ, ये तो टू वेरिएबल हो ही गया। अब तक जो आपने पढ़ा कुछ ऐसा पढ़ा, x + 2 = 3, कुछ ऐसा करके, है ना। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल देखा x। अब जो टू वेरिएबल की बात हो रही है वो कुछ ऐसे आएंगे, 2x + 3y = 5, कुछ ऐसे इक्वेशंस आएंगे टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये जो एक इक्वेशन हो गई, ये एक लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन के लिए इक्वेशन है। ठीक है, वहीं दूसरी इक्वेशन 3x + 2y = 7, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन के लिए इक्वेशन। तो यही जो इक्वेशंस हैं दो ना, यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। दीज बोथ आर लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, दीज बोथ आर लीनियर इक्वेशन। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के भाई जोड़े हैं तो पेयर हो गया, और क्या। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये सब सारे क्या हैं? सारे वेरिएबल्स हैं। सो अब आप इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म जान लो, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। कई जगह आप इसको कुछ ऐसा लिखा हुआ भी देखते हो, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। कई जगह आप इसको ऐसा भी लिखा हुआ देखते हो। ठीक है, और कई जगह आप इसको ऐसा भी लिखा हुआ देखते हो। बट यहाँ पर एक कंडीशन भी होनी चाहिए, वो भी ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस क्या कहती हैं आपकी? कंडीशंस यहाँ पर ये बोलेंगी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बातें होनी चाहिए। भाई आप ध्यान दो, अगर a 0 हो गया b 0 हो गया तो ये दोनों के दोनों तो ख़त्म, ग्राफ बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और साथ ही साथ a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, a and b आर इंटीजर्स, ये सब कंडीशन होती हैं। तो ये जो ओवरऑल कंडीशन है, हम इसको मतलब जो हमें इस चैप्टर में कुछ इस तरह से इसको दिखाया जाता है कि a² + b² ≠ 0। हमें कुछ ये रिलेशन दी जाती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस हो गई। और जो कंडीशन है कि दैट a² + b² शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इतनी कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशंस हो गई। इतना आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो आपके सामने इक्वेशन लिख दी जाए, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18, कुछ ऐसी इक्वेशंस आपके सामने लिख दी जाए। तो आप ध्यान दो, तो 4x + 6y + 18 सिमिलर यही इक्वेशन है, बस इसमें हर में 2 मल्टीप्लाई हो गया इसकी था। भाई देखो यहाँ पर 2 3 9 था, यहाँ पर 4 6 18 हो गया, मतलब इस पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया।
तो इक्वेशन कुछ चेंज नहीं आया, इसमें सेम आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आता है। अब आपको देखो, अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर क्या रखा जाए जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब बात समझिएगा, देखो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर हम x की जगह 3 रख दें और y की जगह 1 रख दें तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, मतलब 6 + 3 9, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 हो सकती है। क्या यही हो सकता है? अब आपको ध्यान देना है, x की वैल्यू यहाँ पर 3 और y की वैल्यू 1 हो सकती है। अब और भी वैल्यूज़ आप फाइंड करने की कोशिश करो तो आपको और भी वैल्यूज़ मिलेंगी। अच्छा, ये जो यही वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर, जैसे मान लो 1 2 3, ये x का 3 और यहाँ पर 1, y का, मतलब कुछ ऐसे प्लॉटिंग कर देते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ऐसे लीनियर इक्वेशंस जो भी आए हमारे सामने, उनकी प्लॉटिंग को हम ग्राफ पर दिखाएं, उनके 2 एंड पॉइंट्स को दिखाते, जिससे क्या है वो स्ट्रेट लाइन बन सके। ग्राफ पर प्लॉटिंग के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैं इस चैप्टर में फिर से आपको जो भी चीज़ें ऐसा है कि नेसेसरी है, वो पिछले चैप्टर मैंने बताई हो ना बताई हो, उसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप नए सिरे से 3rd चैप्टर से भी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पिछली वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, बट हाँ भाई, आपको बोर्ड्स देने हैं, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपको क्लास 10th कवर करना है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो लोग वीडियोस देख रहे हों वो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी देख रहे हों। कई बार ऐसा होता है कि आपका टॉपिक नहीं क्लियर है तो भी आप यहाँ देखने के लिए आए हो, है ना। तो ये भाई कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं। तो इसके लिए आप अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर अगर देखते हो तो मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि ये जो आपको मैं मैटर दूँ यहाँ पर, वो मैटर आपका पिछले चैप्टर से रिलेटेड तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं फिर से, और ये ऐसा हर चैप्टर में कैरी ऑन होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ पर ये एक इक्वेशन, मतलब उसका मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। ग्राफ्स कैसे कैसे देखने को मिलेंगे वो भी ध्यान दीजिए। जैसे मान लो मे बी पॉसिबल ये कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, ठीक है, तो इस पे लाइन ऐसे और ऐसे जा सकती है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। इस पे लाइन ऐसे और ऐसे जा सकती है, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्रॉस करे, मतलब कट करे। और इस पर लाइन ऐसे भी जा सकती है, जहाँ से एक जाए वहीं उसी के ऊपर से दूसरी भी जाए, ठीक है। बात ध्यान से समझिएगा। जब आपकी, ध्यान दीजिएगा, जब ग्राफ पर ये दोनों लाइंस, मतलब दोनों इक्वेशन से एक दूसरे को कट, मतलब एक तरीके से किसी एक लाइन पर, किसी एक पॉइंट पर अगर दोनों ग्राफ्स कट कर रहे हैं तो ये दोनों, ध्यान देना, इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब कोई एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 रखने पर आया, कुछ और भी वैल्यूज रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या होता है कि जब हम वैल्यूज़ को इस तरफ पुट करें तो वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के बराबर आ जाए, मतलब x और y की जगह ऐसा क्या पुट करें कि इधर भी 9 आ जाए, इधर 9 था इधर भी 9 आ जाए, तो वही इसका सॉल्यूशन होता है। वहीं हम अगले में देखें कि जैसे यहाँ पर 3 पुट किया, वैसे वहाँ पर हमें 6 पुट करना है। बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह 3 पुट किया तो 2 3 जा 6 हो गया और 3 1 जा 9। वैसे यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, नहीं सॉरी 3 नहीं 6 नहीं, यहाँ पर 3 ही पुट करो, 4 3 जा 12 और साथ ही साथ यहाँ पर 6 की जगह क्या करो 1 पुट कर दो, तो 12 + 6 = क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 3 और 1 यहाँ पर भी देखो पुट किया, तो क्या पता चला जानते हो कि 2x + 3y और 4x + 6y दोनों के एक बीच में एक यूनिक सॉल्यूशन है, x = 3 और y = 1 का। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, जब आपके ग्राफ पर या आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उनका ग्राफ कुछ ऐसे बनने लगे, ठीक है, मतलब दोनों की दोनों लाइन कहीं मीट ही नहीं हो रही हैं, देन दे विल हैव नो सॉल्यूशन, इनकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी, ठीक है। एक पॉइंट पर कट करती है तो ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, जब कट ही नहीं करती है तो नो सॉल्यूशन, और जब एक दूसरे के ऊपर लगातार वो चले, मतलब एक दूसरे कह सकते हो ओवरलैप कर रही हो, इसको क्या कहते हैं कोलीनियर ग्राफ। मतलब एक तरीके से एक के ऊपर ही अगली भी लाइन है, मतलब देखा जाए तो हर एक पॉइंट पर टच कर रही है, हर एक छोटे पॉइंट पर। तो इसकी क्या होती है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सोचो, ध्यान दो,
एक पॉइंट पर कट करे तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। एक भी बार कट ना करे तो नो सॉल्यूशन। और जब हर बार कट कर रहा हो, मतलब हर एक पॉइंट पर कट कर रहा हो, ध्यान दो भाई, एक लाइन उसके ऊपर दूसरी वाली लाइन, मतलब ये जो दो लाइन जा रही थी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई, तो इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इन्फाइनाइट पॉइंट पर कट कर रहा है, इससे याद कर लो। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब जब भी आपके ग्राफ के सॉल्यूशन आते हैं, जब भी आपके ग्राफ के सॉल्यूशन आते हैं तो वो हमेशा इक्वेशन कैसी होती है? कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है? कंसिस्टेंट। उसका सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है? कंसिस्टेंट। वहीं जब कोई सॉल्यूशन ना हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, CONSISTENT। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ग्राफ प्लॉट करना आप जानो बेसिक, एकदम बेसिक सी चीज़ है। फिर भी मैं आपको देखो, आज की वीडियो ये जो बनेगी ये आपके लिए बिल्कुल मतलब मैं बेसिक चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिससे जब हम आगे चैप्टर को अपने सॉल्व करें, मतलब चैप्टर जब एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ें तो इन सब चीज़ों का यूज़ वहाँ पर आसानी से हम कर सकें और ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहें। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा चलो कुछ बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर का यूज़ बेसिकली है कहाँ, इस चैप्टर का यूज़ कहाँ पर है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप किसी एक, चलो मान लिया एक कॉन्फेक्शनरी की दुकान पर जाते हो, एक बेकरी पर जाते हो, ठीक है, एक बेकरी पर जाते हो, वहाँ पर आपने चॉकलेट्स खरीदी। क्या खरीदी? चॉकलेट्स खरीदी। वहाँ पर आपने मान लो 3 चॉकलेट्स ली, ठीक है, और वहाँ पर आपने 2 कैंडीज़ ली, ठीक है, 2 कैंडीज़ ली, और वो दोनों 3 चॉकलेट्स और 2 कैंडीज़ मिलाकर आपको पड़ती हैं 13 रुपीज़ की। समझ में आ रही मेरी बात? 3 चॉकलेट्स और 2 कैंडीज़ मिलाकर आपको पड़ती है 13 रुपीज़ की। वहीं दूसरा कोई आता है, ठीक है, दूसरा कोई आता है और वो, ध्यान देना, वो 2 चॉकलेट्स लेता है। वो कितनी चॉकलेट लेता है? 2 चॉकलेट्स लेता है और 3 कैंडीज़ लेता है। उसको वही पड़ जाती है, उसको पड़ जाती है कितने की? 12 रुपीज़ की। ठीक है, उसको कितने की पड़ जाती है? 12 रुपीज़ की पड़ जाती है। अब आपको ये बताना है कि एक चॉकलेट, भाई आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि दुकान के बाहर, ये एक दुकान थी और आप दुकान के बाहर खड़े यहाँ पर कहीं ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और भाई क्या पता आपको घर से पैसे मिले हों, है ना, घर से पैसे मिले हो, जाओ चॉकलेट और कैंडी लेकर आओ। तो आप सोचो कि यार रेट कैसे पता किया जाए, दुकानदार क्या पता महंगा बता दे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं एज ए स्टोरी बता रहा हूँ, दुकानदार महंगा बता दे तो देखो मैं पहले से पता कर लेता हूँ, बाहर से पता कर लेता हूँ, तो ये जो बगल वाली दुकान है यहाँ पर भी जाकर मैं रेट्स को कंपेयर कर लूँगा, जहाँ पर अच्छा लगेगा वहाँ पर ले लूँगा, है ना। ये भी एक बेकरी, ये भी एक बेकरी, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो बाहर से ही आपने देखा कि उस बंदे ने 3 चॉकलेट ली और 2 कैंडी ली और 13 रुपये दिए, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने 2 चॉकलेट ली और 3 कैंडी ली, इन्होंने 12 रुपये दिए, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, इससे कैसे पता चलेगा कि एक चॉकलेट और एक कैंडी का दाम कितना है। अब इसका मतलब जानते हो क्या, कि अगर आप ये चैप्टर ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी बेसिक नीड्स, दुकान पर आप सामान खरीदने जा रहे हो, आप अपनी स्टेशनरी का सामान खरीदने, कॉपी किताब खरीदने जा रहे हो, कुछ भी, ट्रेन टिकट्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर इन सब रोज़मर्रा की चीज़ों की एक तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। आप इस चैप्टर की मदद से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। दिखाऊं कैसे? चलो, तो मान लो कि चॉकलेट्स को हमने लेट कर लिया x, तो उसने 3 चॉकलेट्स खरीदी मतलब 3x। कैंडी को लेट कर लिया y, 2 कैंडी खरीदी मतलब 2y। तो भाई चॉकलेट्स यहाँ पर भी x है और कैंडीज यहाँ पर क्या है? y है। अब ध्यान दो, तो वो चॉकलेट्स और कैंडी दोनों खरीद रहा है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी इक्वेशन आती है 3x + 2y, ध्यान दीजिएगा, 3x + 2y = 13, और वहीं 2x, ध्यान देना, 2x + 3y = 12। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी जान लीजिए। देखो साइमल्टेनियसली जब भी हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, अभी ये एल्जेब्रिकली सॉल्व होने जा रहा है, ठीक है, एल्जेब्रिकली ये सॉल्व होगा। तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का मतलब कि यहाँ पर अभी हम वैल्यूज़ लाएंगे, उसके बाद इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो पहला वेरिएबल है 3x है, यहाँ पर 2x है, कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि ये दोनों वेरिएबल सिमिलर हो जाएं। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, अगर भाई 3 2 6 इन दोनों का ये दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं 6 के, तो अगर पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम पहले वेरिएबल को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं और दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन को 2 से किया तो 3 2 6x, 2 2 4y और 13 2 26 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन को 3 से किया तो 3 2 6x प्लस 3 3 9y इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब पहले वेरिएबल सेम बन गए, जस्ट जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था। फिलहाल मैंने आपको कहा पिछले चैप्टर की कोई यूज़ नहीं पड़ेंगे, तो यहाँ से देखो अब क्या होगा कि हम इसमें से वेरिएबल्स को कैंसिल आउट करेंगे। भाई दोनों की एक साथ वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, एक की ही निकाल सकते हैं। तो ध्यान दो, तो यहाँ पर साइन को चेंज करें, भाई ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। ये हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो ये भी माइनस कर दो, और यहाँ भी साइन 36 के साथ प्लस ही है तो ये भी क्या कर दो, माइनस ही कर दो। तो 6x माइनस 6x तो कट गया, 4y माइनस 9y क्या बचता है, माइनस 5y। 26 माइनस 36 बचता है माइनस 10। अब ध्यान दो, तो माइनस और माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5 जो कि आता है 2। y का मतलब समझ रहे हो, ध्यान दो, तो हमने y को क्या लेट किया था, कैंडी। इसका मतलब कि एक कैंडी का दाम हमें पता लग चुका है, वो कितना है, 2 रुपीज़। अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को लो और उसमें कैंडी का दाम रख दो, चॉकलेट का दाम आ जाएगा। देखो कैसे, 3x प्लस 2y, इसमें क्या करते हैं 3x प्लस 2, कैंडी का दाम हमें पता चल चुका है कितना, 2, इधर कितना है 13, ठीक है। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 13 आ गया। अब इसे और आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू 13 माइनस 4, भाई ये 4 इधर चला जाएगा, 30 माइनस 4, तो 3x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/3, यहाँ पर कितना आ गया 3। तो पता ये चला कि चॉकलेट्स का दाम कितना हो गया, 3 रुपीज़। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक चॉकलेट 3 रुपये की और एक कैंडी 2 रुपये की मिल रही थी। अब आप चाहे जितनी खरीदो खुश हो जाओ, नहीं तो यहाँ से मन नहीं चले जाओ अगली वाली, ये मोहन बेकरी से नहीं सोहन बेकरी से खरीदो, क्या प्रॉब्लम है ना। चलो, तो कंपेयर किया आपने और ऐसी चीज़ें। अच्छा, अब इसे क्या करेंगे हम, इसे और देखो और क्या कर सकते हैं। अब इसको चलो कोशिश करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करने की, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करने का मतलब कि हमें इसकी एक सॉल्यूशन तो मिल गई, वो क्या थी, x और y की वैल्यूज़। आपको पता है, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी चलो थोड़ा सा जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि ये जो ग्राफ होता है, ये वाले जो एक्सिस को हम y एक्सिस और ये वाले एक्सिस को x एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है जो कि पॉजिटिव में, ये y डैश निगेटिव, ये x पॉजिटिव और x डैश नेगेटिव है, ठीक है। जो ये हमारा क्या है, ये ग्राफ हो जाता है। तो अब ध्यान दो, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर जहाँ पर भी आप इन दोनों के बीच में प्लॉटिंग करते हो, ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसे एक्स डैश कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसे एक्स डैश कॉमा वाई डैश कोऑर्डिनेट, डैश डैश का होता है नेगेटिव, और ये जो कोऑर्डिनेट होता है उसे एक्स वाई डैश कोऑर्डिनेट कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने हर बार एक्स को ही पहले लिखा, भाई ऐसे नाइंसाफ़ी क्यों वाई के साथ। तो देखो, नाइंसाफ़ी कोई नहीं, हमेशा जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, जब भी कोई हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो सबसे पहली बात तो ध्यान दो उसको स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ सबसे पहले एक्स की वैल्यू मतलब एक्स कोऑर्डिनेट रखा जाता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट रखा जाता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो पीछे से जो हमारी x की वैल्यू आई थी, जो अभी हमने देखा, जो हमारी चॉकलेट्स की वैल्यू आई वो कितनी आई स्टूडेंट्स, 3 आई थी, जिसको हमने x लेट किया था। चॉकलेट्स की वैल्यू 3 आई और कैंडी जिसको y लेट किया था 2 आई। तो जो हमारा एक सॉल्यूशन बना वो बनता है हमारा क्या, 3,2 का, ठीक है। अब इसी तरह हम ग्राफ में कुछ मतलब उस इक्वेशन में कुछ और वैल्यूज़ को रखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करने से फिर हम ग्राफ पर उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जिससे हमारी इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात। तो इस तरह कुछ हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और आपको जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ही ये सारा सिस्टम आपको क्लियर होता जाएगा। फिलहाल आपने ये चीज़ समझ लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका यूज़ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं, कब कंसिस्टेंट है, कब कंसिस्टेंट नहीं है, ये भी आपने जान लिया, ठीक है। तो ये बस एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी जिसे आप देखोगे, और इसके बाद जो आपको वीडियोज़ मिलेंगी वो जस्ट एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तब तक मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।